विश्वरंग के अंतर्गत वनमाली सृजनपीठ भोपाल, आईसेक्ट पब्लिकेशन, टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र, भाषा एवं मानविकी संकाय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के संयुक्त आयोजन पुस्तक से मिलिए में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 3 नई कृतियों का लोकार्पण है। उनके लेखक हमारे बीच ऑनलाइन उपस्थित हैं। मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं श्री मोहन सगोरिया जी, चर्चित कवि हैं, विज्ञान कथा लेखक हैं व इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए विज्ञान की एकमात्र हिंदी की पत्रिका के संपादक। उपस्थित है श्री मुकेश वर्मा जी, वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ कथाकार व वनमाली सृजनपीठ भोपाल के अध्यक्ष। उपस्थित हैं हमारे साथ श्री DS राघव जी, प्राचार्य स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज के। उपस्थित हैं आईसेक्ट पब्लिकेशन के प्रबंधक श्री महीप निगम जी एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले विज्ञान कवि व हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री बलराम गुमास्ता जी। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हैं डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी, प्रज्ञा गौतम, क्षमा गौतम, डॉक्टर संजय पटवा और अन्य लोग। डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी बोल चुका हूं। दोस्तों, हिंदी के वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य पर एक बार अगर नजर डालें तो हम पाएंगे कि दिल्ली साहित्य की एक गढ़ी के रूप में स्थापित हो चुकी है। साहित्य अपनी प्रवृत्ति से ही किसी भी केंद्रीयता के खिलाफ खड़ा होता है। इसी को देखते हुए आईसेक्ट समूह रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने गत वर्ष आईसेक्ट पब्लिकेशन की स्थापना भोपाल में की थी। आज आईसेक्ट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित 3 नई किताबें, अलौकिक और अन्य कहानियां प्रज्ञा गौतम की, डेजीज डायरी क्षमा गौतम की व योग है योगा नहीं डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी की, इन 3 किताबों का लोकार्पण होना है। इन तीनों के लेखक हमारे बीच उपस्थित हैं। वे इन तीनों किताबों की रचना प्रक्रिया पर कुछ अनौपचारिक सी बातें करेंगे। हम भी यहाँ इन किताबों पे अनौपचारिक ही बातें करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं भाषा व मानविकी संकाय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर उषा वैद्य जी और डीन संगीता जौहरी जी को आमंत्रित करता हूं। उनकी उपस्थिति में हम क्षमा गौतम की पुस्तक डेजी डायरी का लोकार्पण करेंगे। डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी जी से भी आग्रह है कि वो भी आए। भाषा व मानविकी संकाय में सहायक प्रोफेसर। तालियां बजाई जाए। मैं आईसेक्ट पब्लिकेशन के प्रबंधक श्री महीप निगम जी से आग्रह करता हूं
कि हमारे अतिथियों का स्वागत करें। तत्पश्चात संजय पटवा जी से मैं आग्रह करूंगा कि डेजी डायरी के बारे में चंद अनौपचारिक शब्द रखें। श्री महीप निगम जी। आईसेट पब्लिकेशन की 3 नई किताबें जो हमारे लोकार्पित करने के लिए और विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं, उसमें वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बलराम गुमाश्ता जी, डॉक्टर राघव जी, मोहन सगोरिया जी और कुणाल जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं आईसेट पब्लिकेशन की ओर से। इसी के साथ हाल में उपस्थित रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, डीन और समस्त स्टाफ, आईसेट पब्लिकेशन के मेरे सभी साथी जिनके मेहनत से ये किताबें हमारे को देखने को मिलती है, आप सब लोगों के हाथ में है, उन सबका भी स्वागत करता हूं। इसी के साथ ऑनलाइन उपस्थित लेखकगण डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, प्रज्ञा गौतम जी और क्षमा गौतम जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे मध्य प्रदेश ओपन स्कूल के उप निदेशक डॉक्टर संजय पटवा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला। बड़ी खुशी की बात है कि अलग अलग विधा की ये पुस्तक है जो आज साहित्य से अलग हट के आज पुस्तकों का विमोचन हम कर रहे हैं, जिसमें योग की पुस्तक है, इंग्लिश स्टोरी की पुस्तक है, साइंस स्टोरीज की पुस्तक है। तो आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत, धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, साहित्य किसी भी केंद्रीयता के खिलाफ खड़ा होता है। महीप जी कह रहे थे कि हम साहित्य से हटकर, वस्तुतः आजादी के बाद साहित्य की केंद्रीय विधा के रूप में कविता, कहानी, उपन्यास को देखा जाने लगा था। आईसेट पब्लिकेशन द्वारा लोकार्पित आज की जो तीनों किताबें हैं, ये केंद्रीय विधाओं से हटकर, साहित्य से हटकर नहीं है, केंद्रीय विधाओं से हटके हैं, जहां हम विज्ञान कथा की बात करेंगे, जहां हम बाल साहित्य की बात करेंगे, जहां हम स्वास्थ्य से संबंधित किताब योग है योगान ही की बात करेंगे। हमारे साथ डेजी डायरी की लेखिका क्षमा गौतम जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस किताब की रचना प्रक्रिया के बारे में चंद अनौपचारिक शब्द कहें, उन्हें सुनना रोचक होगा। डॉक्टर क्षमा गौतम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्षमा जी, क्षमा करते हुए अनम्यूट करें। धन्यवाद याद दिलाने के लिए। भी मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पेशली आईसेट पब्लिकेशन जिसने मौका दिया, सुअवसर दिया मुझे, महीप जी सर, चौबे सर और अन्य सभी उपस्थित सारे यहाँ पर उपस्थित हैं जो भी, सभी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। डेजीज डायरी पिछले साल दिमाग में आया था लिखने के लिए। बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बच्चों से जुड़ी हुई किताबें पढ़ना और उनको समझना शुरू से बहुत अच्छा लगता है। ऑब्जर्व करना उनकी जो भी वो करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम जो करते हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी सोच उनकी सोच से अलग होती है, पर फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने और हम जो कहते हैं उसी तरह से चलें, उसी तरह से करें। तो डेजीज डायरी लिखने का एक मेरा मूल उद्देश्य यही था कि जिस तरह से हम एल्डर्स, हम बड़े चाहते हैं कि वो करें, उनकी मानसिकता को न समझते हुए, तो वो एक चीज बाहर आए, उसको बच्चे पढ़ के तो लाभान्वित हो ही, और साथ में जो हम सब हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके एल्डर्स हैं, सभी उनको पढ़ें और उनको पता लगे कि जिस तरह से बच्चे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग एकदम अलग है, हमारी थिंकिंग एकदम अलग है। हम हमारी थॉट्स उनके ऊपर नहीं थोप सकते और उनके सोचने का तरीका एकदम अलग है। तो स्पेशली मैंने एक मानसिकता बच्चों की रखनी चाहिए, कुछ लेसन्स देने चाहे हैं उसके थ्रू, स्टोरीज के थ्रू। छोटी-छोटी कहानियां हैं और रिव्यूज आ रही है कि वो बड़ों को भी पसंद आ रही है, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उसको बड़े भी लोग पढ़ के अपने बचपन की सैर कर पा रहे हैं एक तरह से। तो मेनली उसकी जो रचना का उद्देश्य मेरा यही था कि बच्चे तो लाभान्वित हो ही, और साथ में बड़े भी ये जाने कि बच्चों की साइकोलॉजी क्या कहती है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं और हमें किस तरह से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और ये स्पेशली मेरा लिखने का उद्देश्य था।
और आगे भी बच्चों के साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन है, और भी बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। ऐसा लगता है बहुत कुछ मिस हो गया, तो डिजीज डायरी की एक और आगे सीरीज लिखने की इच्छा है। अब देखिए हो पाता है कि नहीं, सफल कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी। हालांकि बड़ों की दुनिया को देखकर बच्चे बड़े होने से डरते हैं, लेकिन जी, बच्चों की एक अलग दुनिया होती है जहां हम यदा कदा झांकते हैं। दिक्कत ये होती है कि उस वक्त एक वयस्क चश्मा हमारी आंखों पर होता है। जी, बच्चों की एक अलग दुनिया होती है। डिजीज डायरी को लिखते हुए लेखिका ने यह भरपूर प्रयास किया है कि बड़ों की निगाह से बच्चों की दुनिया को ना देखा जाए, बल्कि इसका जो मुख्य पात्र है वो अपनी दुनिया को अपने ही हवाले अपने बल्कि कवर भी देख सकते हैं कि एक बच्ची अपनी दुनिया को एक डायरी जैसी अनौपचारिक विधा का सहारा लेते हुए अपने दास्तान को दर्ज करते हैं। डेजी डायरी के बारे में डॉक्टर संजय पटवा जी बोलेंगे। उपनिदेशक हैं मध्य प्रदेश ओपन स्कूल के। डॉक्टर संजय पटवा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि डेजी डायरी के बारे में चंद शब्द कहें। क्षमा गौतम जी से क्षमा पूर्वक आग्रह है कि म्यूट कर लें, म्यूट कर लें क्षमा जी। नमस्कार और सभी को धन्यवाद। श्रद्धेय चौबे साहब, आत्मीय बंधुवर मुकेश जी, राघव जी, मोहन जी, चतुर्वेदी जी को सादर नमन। कुशल संचालक कुणाल जी, कार्यक्रम को संयोजित करने में महती भूमिका का निर्वहन करने वाले डॉक्टर विजय सिंह जी, संगीता जी और अनुज महिप जी, सादर वंदे। समाजी का परिचय महिप जी के माध्यम से ही मुझे दूरभाष पर चर्चा के दौरान हुआ और डेजी डायरी पढ़ करके और उनका जो बच्चों के भविष्य को लेकर किया गया जो चिंतन है, उस चिंतन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पंकजा सोनवलकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती है। वो ये कहती हैं कि बच्चे क्या चाहते हैं, तो जीवन सुमन सा हो, जीवन सुमन सा हो, जीवन उपवन सा हो, जहां आना चाहे हर कोई बारंबार, नहीं हो उपेक्षा के भाव, नहीं हो उपेक्षा के भाव, ना हो किसी के लिए उल्हाने, हो केवल मुस्कुराहटें और स्वीकारोक्ति का सदाचार, स्वीकारोक्ति का सदाचार। ना डर किसी को अपनी लकीर छोटी होने का, ना भय किसी को क्षण आपके खोने का, बस एक ही जीवन दर्शन सिखाते, सदैव सभी को अपना बनाते, सदैव सभी को अपना बनाते। ये जो बच्चों की भावना है, इसको बहुत प्रयोगात्मक ढंग से समाजी ने अपनी पुस्तक डेजी डायरी के अंदर व्यक्त की है। वास्तव में ये भाव जानने के लिए जब तक हम बच्चों के पास नहीं जाएंगे, फील्ड विजिट नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इस पुस्तक को लिखने में काफी मेहनत करना पड़ी है समाज को, और वो जब वहां गए होंगे और बच्चों के अनुभव उन्होंने लिए होंगे, तब जाकर के वो पुस्तक को लिख पाई होंगी। आज मैं उनका आभार प्रदर्शन करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया लिखने के लिए कि मैं उसकी प्रस्तावना लिखूं। मेरी बेटी और मैंने मिलकर के उस चीज को संभालने का प्रयास किया। हम सब लोग बस यही चाहते हैं कि बच्चों की भावनाओं को समझें, बच्चों की भावनाओं को समझ करके वो पीढ़ी क्या चाहती है, उस पीढ़ी के अनुरूप अगर हम बनने का प्रयास करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे और एक अच्छे भारत के अच्छे नागरिक हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आभार प्रदर्शित करता हूँ, मुख्य रूप से अनुज महिप जी का और क्षमा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद पटवा जी। प्रिया पटवा जी का जिक्र किया, उनको भी धन्यवाद, हालांकि उपस्थित नहीं है वो। बच्चों की सी सरलता संभवतः हमारे लिए दुर्लभ, क्योंकि सरल होना बहुत ही जटिल काम। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे श्रोताओं के बीच उपस्थित वरिष्ठ कवि पत्रकार श्री महेंद्र गगन जी से, युवा आलोचक श्री अरुणेश शुक्ल जी से वे आए और हम अपनी दूसरी पुस्तक योग है योगा नहीं का उनकी उपस्थिति में, उनके आत्मीय सानिध्य में लोकार्पित कर सकें। योगाचार्य तो आपने तो पात्र ढूंढा, उसको भोग किया। क्या सर? वो बांध दिया दागा जी की। संजय भाई तालियां तो बजती रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। योग है योगा नहीं, इस किताब का शीर्षक वस्तुतः अपने आप में एक कमेंट है। योग का जो आधुनिक प्रचलन हुआ है योगा के नाम से, लेखक संभवतः उस पीढ़ी को बतलाना चाहता है कि यह वस्तुतः योगा नहीं योग है। मुकुल चतुर्वेदी जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा उन्हीं से कि इस पुस्तक की रचना प्रक्रिया के बारे में चंद शब्द कहें। डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले आईसेक पब्लिकेशन का आभार व्यक्त करूंगा और विशेष से जो हमारे बीच जो उपस्थित सभी अतिथिगण हैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। योग है योगा नहीं पुस्तक मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में ही लिखी है, जिसमें आज हम देखते हैं कि योग जो है वो प्रचलन में काफी है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि योग हमारा जो प्राचीन विषय रहा है, प्राचीन विद्या रही है, उससे हम परिचित हैं। आज का बच्चा, आज का युवा, आज का बुजुर्ग बहुत अच्छी तरह योग से परिचित है। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं देखता हूं ये जो अंग्रेजी के प्रचार ने योग को योगा बोलना शुरू कर दिया, ये कहीं ना कहीं हमारा योग के प्रति एक अनादर है। इस बात को देखते हुए मुझे लगा कि मैं इसके ऊपर एक पुस्तक लिखूं जो कि समझा पाए कि योग जो हमारी प्राचीन विद्या है उसको योगा के रूप में ना समझ के योग के रूप में ही समझें। हमारी जो आज की पीढ़ी है वो अगर हम उसको योगा ही बोलते रहेंगे तो आने वाले समय में जो बच्चे होंगे वो योग को भूल जाएंगे। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। हम रविन्द्रनाथ ठाकुर को रविन्द्रनाथ टैगोर के रूप में आज जानते हैं, तो मेरा ये अनुरोध है कि योग को योगा ना बोलें, योग ही बोलें। योग जो पुस्तक जो मैंने लिखी है, इस पुस्तक के अंदर मैंने जितना सरल हो सकता है योग को समझाने का प्रयास किया है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, पहले जो समाज था हमारा, उसमें जो विद्वान लोग होते थे, आज की तरह प्रयोगशाला तो होती नहीं थी कि विज्ञान की तरह कोई चीज का प्रयोग किया और उसका कोई रिजल्ट निकला और हम उसको
आगे समझने लगे। पहले क्या होता था कि विद्वान लोग, हम में से कोई समाज में से विद्वान लोग वन में पर्वत पे चला जाता था और अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करता था, और योग का जो आधार था वो वहीं से बना। इसमें महर्षि पतंजलि ने योग को स्थापित किया और उन्होंने योग को के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पतंजलि योग दर्शन। इसमें योग के जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें जो योग के यम नियम आसन प्राणायाम है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बताए गए। प्रत्याहार से हम अपने ऊपर संयम कैसे करेंगे इंद्रियों पे, उसके विषय में बताया गया। और धारणा ध्यान समाधि से हम अपने सूक्ष्म शरीर को कैसे समझेंगे, इसके लिए बताया गया। मैंने इस पुस्तक में बहुत ही सरल रूप में इन सब चीजों की व्याख्या की। इसके साथ ही जो योग के लिए जो और भी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जैसे चक्र हैं, ये हमारे शरीर में एनर्जी के पॉइंट्स हैं। इन्हें हम 7 चक्रों के रूप में जानते हैं। इसमें मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत और विशुद्ध आ गया शून्य। शून्य चक्र जो है वो आखिरी है और यही हमारे समाधि का ध्येय होता है। हम अपने सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं और सूक्ष्म शरीर से हमारा यहाँ पे परिचय हो जाता है। तो इस पुस्तक के अंदर मैंने सरल भाषा को लेने के लिए, जैसे हमारे यहाँ काव्य में कबीरदास जी थे, ऐसे एक भक्ति सागर नामक ग्रंथ है जो योगी चरणदास जी ने लिखा है। उन्होंने जैसे 2 लाइन के अंदर सारी बातें हर आसन के बारे में, मुद्राओं के बारे में बताई हैं, जिससे कि और भी सरलता से समझा जा सके। वो इस पुस्तक की विशेषता है। मैंने उनके संदर्भ को रखा। अभी जो ये पुस्तक का जो आप लोग जब पढ़ेंगे, जब मालूम पड़ेगा कि कैसे ये एक सरल परिचय दे पाती है। साथ में और भी छोटे छोटे सूक्ष्म विषय हैं जिनको मैंने छूने की कोशिश की है, जैसे स्वर विज्ञान है हमारा। तो कई इसमें ऐसे पढ़ने को मिलेंगे आपको, जो आपको योग के साथ साथ अन्य विषयों को भी परिचय दे पाएंगे। अंत में मैं महिप निगम जी का और मुकेश वर्मा जी और अन्य सभी का अभिवादन करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। योग पे आपने रिसर्च भी किया हुआ है, और आज के ज़माने में, जब कंज्यूमरिज्म के ज़माने में योग जैसी विद्या भी एक उत्पाद में बदल जाती है, उस वक्त ऐसी किताब का आना बहुत अपने आप में सुखद है। इसी के साथ हम अगली पुस्तक, प्रज्ञा गौतम जी की पुस्तक विज्ञान कथाओं का संग्रह अलौकिक और अन्य कहानियों का लोकार्पण करेंगे। मैं अपने श्रोताओं के बीच उपस्थित आदरणीय विनय उपाध्याय जी, निदेशक टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र, व विशाखा राजूरकर जी, सहायक प्राध्यापक भाषा एवं मानविकीय संकाय रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, आमंत्रित करता हूं। आपके सानिध्य में हम प्रज्ञा गौतम जी की पुस्तक अलौकिक और अन्य कहानियों का लोकार्पण करेंगे। मैंने इशारा किया था।
प्रज्ञा जी बहुत बहुत बधाई, प्रज्ञा गौतम जी को। किताब पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे बीच उपस्थित प्राचार्य स्कोप इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य श्री DS राघव जी उपस्थित हैं। आप योग है योगा नहीं पुस्तक पर चंद शब्द रखेंगे। श्री राघव जी। थैंक यू। बहुत ज्यादा औपचारिकता पूरी न करते हुए मंचासीन सभी अतिथि, मुख्य अतिथि और हमारे दर्शक, ये बहुत ही एक खुशी का विषय है कि हमारा हिंदुस्तान योग और योगा की इस ज्ञानवर्धक श्रेणी में एक अहम भूमिका निभा रहा है, और उसमें हमारे डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी ने ऐसे समय पर एक बहुत अच्छी पुस्तक योग है योगा नहीं में बहुत कुछ संक्षिप्त रूप में कह दिया है, और इतनी सारगर्भित से जो जानकारी उन्होंने दी है, ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी नई जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तकनीकी शिक्षा से जुड़े लोग हैं, उनके मानसिक संतुलन में बहुत कुछ मदद करेगी यदि वो इस ज्ञान को अर्जित करते हैं। मित्रों, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि आज से 2700-2800 साल पहले जब भगवान गौतम बुद्ध ने योग के बारे में बहुत कुछ जब कहा था और इसी से आत्म उपलब्ध हुए थे, उससे पहले भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत कुछ कहा है योग के बारे में, लेकिन बहुत कम ही बात कही है। लेकिन उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें जो घूमती हैं और जो योग की व्याख्या करती हैं, उसको डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी ने इस पुस्तक में समाहित किया है। मैं समझता हूँ जैसे एक वो योग के अंग के विषय में उन्होंने जो बात की है, वो योग के अंग भी हम निश्चित रूप से उनको कह सकते हैं और कहेंगे। साथ में योग को समझने के लिए वहां तक पहुंचने की एक यात्रा में वो पड़ाव के रूप में भी काम आते हैं। तो योग है योगा नहीं, जहाँ योगा की हम बात करते हैं वो योग का एक छोटा सा अंश है या अंश हो सकता है, और योगा योग नहीं हो सकता। तो चतुर्वेदी साहब ने ये बहुत अच्छी बात कही कि इंग्लिश शब्द की वजह से कुछ हमारे युवा जो है वो उस डिक्शनरी में YOGA लिखते हैं तो उसको योग की जगह योगा कहने लग गए। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं कि जो इंग्लिश में उच्चारण किए जाते हैं और हिंदी में उनका मीनिंग कुछ और ही होता है। तो इस बात के लिए मैं बहुत बहुत सबसे पहले डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी को बधाई दूंगा कि उनका जो विषय है मनोवैज्ञानिक विषय में भी उन्होंने PG किया है और अर्थशास्त्री भी रहे। रेलवे की उन्होंने जो नौकरी की है उसके साथ वो इतने चिंतन में और रिसर्च की है। भक्ति सागर उन्होंने पुस्तक पढ़ी, उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है इस पूरे की पूरी पुस्तक में। और जहां तक हम इस सीक्वेंस की बात करते हैं, योग के अंग की बात करते हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत जो आसन के रूप में बहुत सारी चीजें के आसन कौन सा होता है, इसके साथ सांस के ऊपर काम की बात कही है, श्वसन प्रक्रिया की बात कही है, जिसमें उन्होंने नाड़ी शोधन की एक बहुत अच्छी बात कही है इस पुस्तक में कि हमारी इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां जब आहूत हो जाती हैं सुषुम्ना में, तो वहां से हमें एक नई जागृति और दिशा मिलती है। निश्चित रूप से प्रायोग की चीजें हैं और ये शरीर पर ही प्रयोग करके देखी जाती हैं। और हम बात करें कि जहाँ एक साधारण मनुष्य की भावनाओं की बात होती है, तो भावनाएं शब्दों में बड़े सीमितता के साथ व्यक्त होती हैं, शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं होती हैं। तो डॉक्टर साहब का मुझे ऐसा लगता है कि योग में कुछ उन्होंने प्रयोग खुद भी किए हैं, जो कुछ चीजें लिखी हैं उसमें उनसे लगता है कि योग में कुछ प्रयोग भी किए हैं उन्होंने। तो योग में प्रयोग के बाद यदि पुस्तक लिखी गई है कि योग है योगा नहीं, तो वो प्रयोग निश्चित रूप से एक जीवन परिवर्तन में काम आ सकता है।
और वो लिखने की जो बातें हैं उसमें कई सारे उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं अन्य अन्य पुस्तकों से, वो भी एक ऐसी पुस्तक में रुचि पैदा करते हैं कि हमें दूसरी पुस्तकों का सहारा लेकर के भी योगा को अच्छी तरह से, इस योग को समझने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा सा एक सुझाव जरूर मेरा चतुर्वेदी जी से था इसमें, कि जहां उन्होंने आसनों की बात की है वहां हमें थोड़ा सा शब्दों में अगर हम पढ़ करके समझने की कोशिश करें एक साधारण व्यक्ति, तो वो नहीं समझ सकता है। तो वहां हम यदि वहां कुछ चित्रों का भी सहारा लें पुस्तक में, पेज जरूर मैं समझता हूँ कुछ थोड़े बहुत बढ़ेंगे उसमें, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो आसान प्रक्रिया, बहुत आसन समझने की जो प्रक्रिया है बहुत आसान हो जाएगी। और जीवन में जहां तक आसन का महत्व है, बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि हमारा जो बैठने का पोस्चर है आसन है, या कि हम ये कहें कि हमारा बातचीत करने का एक तरीका है, या कि हम कहें कि हमारी एक सांस लेने का भी एक पैटर्न होता है, ये सब कुछ हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए आपने उसमें एक व्याख्या की है, बहुत बहुत सूक्ष्म स्तर पे की है, वो वाकई में बहुत सराहनीय है। आपने 7 चक्रों की बात की है, जो हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। अगर हम बात करें कि चक्र, तब तो बहुत सारे चक्र होते हैं। 108 चक्रों की बात तो हमने पढ़ी है, चतुर्वेदी जी ने भी काफी कुछ अध्ययन किया है मैं समझता हूँ, तो वो यहाँ व्याख्या करना संभव नहीं था तो छोड़ दिया गया होगा। तो ये हमारे बहुत सारे शरीर पे जो सेंटर है उनके मेन सेंटर 7 चक्रों के रूप में है, और उन्होंने उसके कलर को, उसके शब्द के प्रभाव को भी इसमें व्याख्या की है पुस्तक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक एक पेज पर जो चीज दी गई है वो ऐसे दी गई है कि आप अगर उसको समझेंगे तो वहां से समझ के फिर आपकी यात्रा कहीं बहुत दूर तक जा सकती है, और वो प्रयोग के आधार पर जाती है। प्रयोग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रयोगशाला नहीं थी, वैज्ञानिक एक विज्ञान के दृष्टिकोण को रखते हुए कोई प्रयोगशाला कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे वो शरीर को ही प्रयोगशाला मानते हुए और इसमें बहुत सारी तरंगों का प्रयोग करते थे, बहुत सारे प्रकाश का प्रयोग करते थे, बहुत सारी श्वसन प्रक्रिया का प्रयोग करते थे, और उसके बाद उन्होंने उन चीजों को अनुभूत किया और वो टेक्नोलॉजी से भी आगे जाकर के चीजों को प्रेडिक्ट किया, जो कि इस पुस्तक में या इस पुस्तक के माध्यम से जो है जानने की कोशिश की जा सकती है या उन्होंने बताया है। तो ये प्रारंभिक लेवल पर ही नहीं बल्कि आगे तक की प्रेरणा देती है पुस्तक के, योग है योगा नहीं। एक चीज मुझे जरूर लगी थी जो एम्फेसाइज की चतुर्वेदी जी ने कि योग है योगा नहीं। हम इस पुस्तक का नाम जो है नकारात्मक दृष्टिकोण से न रखते हुए ये भी रख सकते थे कि योग है और योगा योग का ही एक भाग है, कुछ ऐसा एक नया नाम हम दे सकते थे, क्योंकि हमारे पास अगर समग्र दृष्टि को देखते हुए बात करें तो न तो योग है और न योगा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कोई इसमें सटीक व्याख्या नहीं की है। उन्होंने ही सबसे पहले योग की व्याख्या की थी, लेकिन सटीक शब्दों में कुछ नहीं कहा है। तो जब व्यक्ति इसके अंदर जाता है तो वहां कोई विशेष पद्धति पता नहीं चलती है कि पद्धति है क्या योग की, और उस योग की पद्धति किस पर्टिकुलर पद्धति के माध्यम से हम योग करते हुए वो चीज अचीव कर पाए, या हम आत्म उपलब्धि कर पाए या ईश्वर की उपलब्धि कर पाए। तो ये सारी चीज करते करते वाली बात है जो सर डॉक्टर साहब ने इसमें कहा है कि हमारा शरीर ही इसमें प्रयोगशाला है, हमारा मानस पटल ही इसमें प्रयोगशाला है, हमारी चित्त वृत्ति ही इसमें प्रयोग का और इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब आपको, आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इसमें, और मैं चाहता हूँ थोड़ी सी इसको एलोबरेशन की जरूरत पड़ेगी तो नई पुस्तक जरूर आप इस पर लिखें, जिसमें कि कुछ चित्रों का सहयोग भी लें तो एक सामान्य पाठक के लिए और आसान हो सकेगा। आईसेक्ट पब्लिकेशन ही उसको प्रकाशित करे, ये मेरी एक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद राघव जी। एक फैन की प्रतिक्रिया इन्होंने दी इस पुस्तक को लेकर, ये इसके हम आभारी हैं राघव जी के, हमारी प्रकाशन की पुस्तक है, और राघव जी ने जो सुझाव दिए इसको मुकुल चतुर्वेदी जी से भी आग्रह करूंगा कि इसका अगले एडिशन में उनका योग
इस योग वाली पुस्तक में उनका योग जरूर करें। और नहीं, इस पुस्तक के बाद जी मुकुल चतुर्वेदी जी कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, मेरा निगम साहब से बात पहले हो चुकी है कि मैं आसन के ऊपर अलग से एक पुस्तक लिखूंगा। वेरी गुड, स्वागत। वेरी गुड, जिसमें चित्र भी होंगे, वीडियो भी होगी। हम उस सचित्र पुस्तक का इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी प्रज्ञा गौतम जी की जिस किताब का हमने लोकार्पण किया, हमारे कुलाधिपति महोदय ने उस किताब के बारे में चंद शब्द लिखे हैं। मैं चाहूंगा कि इस किताब पे बातचीत हो, प्रज्ञा जी अपनी रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। इससे पेशतर इस किताब के प्रीफेस के रूप में संतोष चौबे जी ने जो बातें लिखी हैं, मैं उसे पढ़ के सुना दूं संक्षेप में। एक अच्छी विज्ञान कथा के दो मूल आधार होते हैं। पहला, वह जिन वैज्ञानिक तथ्यों का उपयोग कर रही है वे वैज्ञानिक आधारों पर जांचे परखे तथा संपुष्ट होने चाहिए। दूसरा, वह कथात्मकता और कलात्मकता के प्रतिमानों पर भी खड़ी उतरनी चाहिए। जहां सामाजिक मनोरंजक साहित्यिक कृतियां स्मृति में, फ्लैशबैक में या वर्तमान में जीती हैं, एक विज्ञान कथा सामान्य रूप से भविष्यवादी होती है। वह हमें संभावित भविष्य के दर्शन कराती है, इसलिए वह ज्यादा बड़ी कल्पना शक्ति की मांग करती है। मेरा मानना है कि एक अच्छी विज्ञान कथा लिखना एक अच्छी सामाजिक कथा लिखने से ज्यादा कठिन काम। प्रज्ञा गौतम ने अपने विज्ञान कथा विश्व का निर्माण उपरोक्त आधारों पर ही किया है। उनके यहाँ समुद्र तल से नीचे बसी सभ्यताएं हैं, आकाश गंगा के ग्रहों पर विचरण करने वाले मनुष्य हैं, घरों में काम करने वाले रोबोट्स हैं, अनोखे और अलौकिक कीट तथा वृक्ष हैं और सुनहरे लोगों की दुनिया है जिसमें विज्ञान तथा कथा साथ साथ चलते हैं। ऐसा करते समय वे कथात्मकता तथा भाषा पर अपनी पकड़ कहीं नहीं छोड़ती। उनके पास भाषा का सौंदर्य है जो हिंदी के वर्तमान कथा जगत की कोटि का ही है, और कथा की बनावट का एक क्राफ्ट है जो पर्याप्त रूप से परिपक्व है। विषयों के वैविध्य की दृष्टि से भी परिवारों से लेकर सभ्यताओं तक तथा पदार्थ से लेकर मनुष्य तक वे जीवन के सभी स्तरों पर विचरण करती हैं तथा एक विविध कथा विश्व का निर्माण करती है। ये शब्द थे संतोष चौबे जी के, इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए के संपादक हैं। मेरा ख्याल है कि हिंदी में विज्ञान की यह एकमात्र पत्रिका है। इसके संपादन टीम से जुड़े हुए खुद भी बहुत अच्छे कवि और विज्ञान लेखक श्री मोहन सगोरिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि प्रज्ञा गौतम जी इस किताब की रचना प्रक्रिया पर बात करें। इससे पेशतर हम मोहन जी को सुन लें। श्री मोहन सगोरिया जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुकेश वर्मा जी, आदरणीय राघव जी, महीप जी, कुणाल भाई और आप सब, सबसे पहले मैं प्रज्ञा गौतम जी को बधाई देना चाहूँगा। वे हमारी नियमित लेखिका है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए कि पिछले 5-6 वर्षों से लगातार लिख रही हैं और विज्ञान लेखन में अधिकतर उनकी विज्ञान कथाएं ही मैंने पढ़ी है। कुछ दिनों से विज्ञान लेखनी में देखता रहा हूँ, तो बहुत बधाई देता हूँ। आईसेक पब्लिकेशन को भी बहुत बधाई। इतनी सुंदर तरीके से ये किताब छपी है, तो मुझे लगता है कि विज्ञान कथा की कोई किताब इतनी सुंदर तरीके से अभी तक आई नहीं है। क्या बात है। पिछले दिनों एक किताब आई थी सुपरनोवा का रहस्य, जो कि आईसेक पब्लिकेशन से ही थी, और मुझे जहाँ तक याद है कि 2 या 3 किताबें ही विज्ञान कथाओं की हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं। तो आईसेक पब्लिकेशन को भी बधाई। इस सलीके पर भी कि जिस सुंदर तरीके से किया, मुझे एक शेर याद आता है, बार बार मैं कहना अब कह ही देता हूँ क्योंकि मेरी जुबान पर आ गया है, कि वो बहुत पाकीज़गी से जाम भरता है। वो बहुत पाकीज़गी से जाम भरता है, मैं कसी भी मियाँ मोहब्बत की तरह करता है। तो जिस मोहब्बत से उन्होंने किताब छापी है, इस पाकीज़गी से छापी है, मैं इस पब्लिकेशन के साथ साथ प्रज्ञा जी को बधाई देता हूँ। प्रज्ञा जी की कहानियां पढ़कर मुझे लगता है कि वो बहुत ही विश्वसनीय तरीके से और बहुत अपने मौलिक ढंग से कथाओं का विस्तार करती हैं।
विज्ञान कथाओं का विस्तार करती है, जिसमें एक अलग संसार उनका दिखता है और चीज़ों को बहुत बारीक तरीके से देखती हैं, परखती हैं, उन्हें रखती हैं। जाहिर तौर पर एक है कि उनका दृष्टिकोण जो है विज्ञान का दृष्टिकोण है। शुरू में मुझे लगता है कि उनकी कथाएं जो है वैज्ञानिक कथाएं जब हम पढ़ते हैं तो कहीं कहीं लगता है कि वो शायद सामाजिक कथाएं हो सकती है। एक पैरा देखिए, मैंने कहीं मार्क कर कि उन्हें यह बंगला लिए अधिक समय नहीं हुआ। इससे पहले वे यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित क्वार्टर में ही रहते थे। बंगले में आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी अदिति का ट्रांसफर पुणे हो गया था। बेटी को भी हॉस्टल में रखना पड़ा। फिलहाल वे यहाँ अकेले ही थे और अपना अधिकांश समय अध्ययन और शोधार्थियों के मार्गदर्शन में व्यतीत करते थे। शहर के बाहरी भाग में होने के कारण उनके अधिकांश मित्रों ने यह घर नहीं देखा था। अतः अपनी सफलता की खुशी में यह पार्टी उन्होंने बंगले पर रखी थी ताकि सभी मित्र नया घर देख लें। अब ये कहानी की शुरुआत है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो लगेगा कि शायद ये विज्ञान कथा नहीं है, आगे जिस तरह की हिंदी कहानी विस्तारित होती है। लेकिन ये इनकी खूबी है प्रज्ञा जी की कि जब हम कहानी के आगे बढ़ते हैं और अंत तक पहुंचते हैं तो वो विज्ञान की तरफ मोड़ती है और अंत में उसके निष्कर्ष तक पहुंचती है। एक दो बातें थी कि एक श्याम मनोहर जोशी जी ने एक जगह कहा था कि उत्कृष्ट विज्ञान कथाओं के सृजन के लिए यह जरूरी है कि विज्ञान के आधुनिकतम आविष्कारों, उनकी संभावनाओं और वर्तमान सामाजिक परिवेश और दायित्वबोध से भलीभांति परिचित होने के साथ ही लेखक रोचक बौद्धिगम शैली का भी धनी हो। प्रज्ञा गौतम जी अभी इस राह पर है, इसलिए मैं बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा तय नहीं की है। एक जगह नार्लिकर जी ने भी लिखा है कि जब मैं चांदनी रात का वर्णन करता हूं तो मैं लिखता हूं कि कांच टूटा हुआ है और उसमें एक प्रिज्म बन रहा है। तो एक विज्ञान लेखक या विज्ञान लेखिका, विज्ञान कथाकार की दृष्टि यही होना चाहिए। मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका नाम है मंजूर एहतेशाम। उनका एक उपन्यास आया था दास्तान लापता। दास्तान लापता में सबसे शुरू में उन्होंने एक शेर कोट किया है। वो इसी भाषा और इसी शैली की बात करता है कि पानी पे कांपता है कोई पारा पारा अक्स, पानी पे कांपता है कोई पारा पारा अक्स, पत्थर को चाटता है कोई नक्शे बेनिशान। तो इस तरह की भाषा जो है वो वैज्ञानिक कथाकार की होनी चाहिए। हमें प्रज्ञा जी की कहानी पढ़ते हुए लगता है कि वो रहस्य और रोमांच की दुनिया में बदस्तूर पाठक को ले जाती हैं और बहुत सारी छूटें भी लेती हैं, जिससे लेखक को बचना चाहिए। ये मेरा अपना मत है। फिलहाल आज का दिन उन्हें बधाई देने का है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस किताब पर जब भी अवसर मिलेगा हम बात करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। कवि हैं, समकालीन कवि हैं, लेकिन आलोचक भी हैं, संपादक भी हैं। जिस तरह से प्रज्ञा जी कहानीकार हैं और विज्ञान की कथाकार हैं। प्रज्ञा जी से आग्रह है कि इस किताब की रचना प्रक्रिया के बारे में चंद अनौपचारिक शब्द कहें। प्रज्ञा जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? बहुत ज्यादा। हाँ जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली कुछ मैं देख नहीं पा रही हूँ आप सब लोगों को। नहीं, आप बिना देखे भी बोल सकते हैं। हाँ जी। सबसे पहले मैं महीप जी का आभार व्यक्त करूंगी आईसेक पब्लिकेशन का कि उन्होंने विमर्श और पुस्तक विमोचन का ये कार्यक्रम रखा। और जहाँ तक
अपनी कथा यात्रा की मैं चर्चा करूं तो मैं छात्र जीवन से ही विज्ञान प्रगति पढ़ती आई। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिकी से परिचय हुआ और पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला है वो मतलब पारिवारिक है। तो एक लेखक पहले एक अच्छा पाठक होता है। तो पढ़ती आई हूँ और मन में एक कहानी आकार लेने लगी पढ़ते पढ़ते ही। तो वो मेरी पहली विज्ञान कथा थी, मिशन जीवन। आज से 6 साल पहले वो विज्ञान प्रगति में प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरी कहानी लिखी, विचित्र वृक्ष। विचित्र वृक्ष कहानी के बाद मेरे को बहुत सारे पाठकों के पत्र आए कि मैडम क्या वास्तव में ऐसा वृक्ष होता है क्या? तो एक तरह से फिर राजीव रंजन जी से परिचय हुआ, उनकी विज्ञान कथा से परिचय हुआ, इलेक्ट्रॉनिकी से परिचय हुआ और कहानियां मैं लिखती चली गई। कुछ कहानियां स्व प्रेरणा से लिखी, कुछ लिखवाई गई। तो एक यात्रा जो शुरू हुई, अब ये अंतहीन पथ है। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद साथ रहा तो रचना प्रक्रिया चलती रहेगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि विज्ञान कथा चाहे वह विज्ञान के तथ्यों पर बुनी हुई हो, पर उसमें सरसता और रोचकता होनी चाहिए। उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को इतना क्लिष्ट तरीके से नहीं रखा गया हो कि वो पाठकों को बोझिल और नीरस लगने लगे। तो कोई भी कथा हो तो उसमें कथा जैसी सरसता, रोचकता और वैसा प्रवाह होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वैज्ञानिक तथ्य इतने भारी भरकम होते हैं कि कथा के प्रवाह में एक बाधा आ जाती है और कथा की सरसता खत्म हो जाती है। तो मेरा यही प्रयास रहा है कि कथा रोचक रहे और वो एक आम पाठक भी उसको पढ़कर और आनंदित हो सके और वैज्ञानिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। थोड़ा सा लचीलापन तो होता है, लेकिन आप वैज्ञानिक तथ्यों को तोड़ नहीं सकते हो, उनको उनके विरुद्ध नहीं जा सकते हो। तो ये दोनों चीजें साथ रखनी पड़ती है कि कथा रोचक भी बनी रहे और ज्यादा क्लिष्ट न हो और वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनको भी उनको खिलाफ भी ना जाया जाए। तो यही सब मैंने सीखा है और मैंने काफी जो विज्ञान कथाकार हैं, डॉक्टर मिश्र हैं, कल्पना कुलश्रेष्ठ हैं, इन सब से भी काफी सीखा है और अब भी सीख रही हूँ। सीखने की और लिखने की प्रक्रिया दोनों साथ साथ चल रही हैं। आभार और धन्यवाद। हम लोगों की तरफ से भी Thank you. शुभकामनाएं आपको। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। इस किताब के बारे में चौबे जी जो लिखते हैं मैं उसे फिर से कोट करूंगा। आपकी कहानियों पे वो बहुत सटीक बैठती हैं कि जहां आम कहानियां अतीत को देखती हैं या वर्तमान में चलती हैं, विज्ञान कथा की दृष्टि हमेशा भविष्य में। आपकी कई कहानियां ऐसी हैं जो भविष्य में प्रोजेक्ट की गई हैं, तो वो अपने स्वरूप में ही भविष्यगामी होती हैं। अच्छी बात यह है कि एक तरफ हम अपने अतीत की कथा परंपरा को बटोरते हुए आइसेक पब्लिकेशन ने कथादेश का प्रकाशन किया, तो भविष्य की तरफ देखते हुए विज्ञान कथा कोश का भी इस बार लोकार्पण हमने किया है 6 खंडों में, जिसके संपादन मंडल से जुड़े हुए श्री मोहन सगोरिया जी ने आपकी किताब पर, प्रज्ञा जी आपकी भी कहानी उसमें शामिल है, मोहन सगोरिया जी ने अपने विचार रखे हैं। कार्यक्रम के इस अंतिम सोपान पे पहुंचते हुए मैं आग्रह करूंगा श्री मुकेश वर्मा जी से कि इन तीनों ही पुस्तक पर वो कुछ कहें। श्री मुकेश वर्मा जी वरिष्ठ कथाकार हैं, वनमाली सृजनपीठ भोपाल के अध्यक्ष हैं और आइसेक्ट पब्लिकेशन के निर्देशक हैं। हम इन्हीं के निर्देशन में किताबों का चयन व प्रकाशन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि मुकेश जी अपने शब्द, कुछ अनौपचारिक शब्द रखें। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। आइसेक्ट प्रकाशन ने ये जो 3 किताबें छापी हैं,
उनकी जो परंपरा है उसके ये अनुरूप हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से छापी गई हैं। मैं महीप को और कुणाल को, आज देवेंद्र भी उस टीम के सदस्य बैठे हैं, ज्योति भी हैं, ये पूरी जो टीम है इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाशन हम लोगों ने जो शुरू किया वो एक प्रतिबद्धता के अंतर्गत शुरू किया और ये महज इसलिए नहीं था कि प्रकाशन करना चाहिए इसलिए प्रकाशन कर दिया जाए। हमारा विश्व रंग का जो चार्टर था 2019 का, उसमें मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि हम इस तरह की किताबों को भी प्रकाश में लाने की कोशिश करेंगे। और जो पुस्तक यात्रा संजय जी बैठे हुए हैं, जिसके सूत्रधार रहे हैं, तो पुस्तक यात्रा जिस तरह से बहुत विकसित हुई और बहुत लोकप्रिय हुई, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए ऐसी किताबों की भी उसमें फहरिस्त शामिल करेंगे जो कि जनोपयोगी हों, पढ़ने लायक हों, घरों में रखी जाने लायक हों और जिनका अधिक से अधिक प्रचार किया जा सके। तो इस संबंध में हम लोगों की कुछ प्रतिज्ञाएं थी। एक तो ये कि जो भी किताब हम चयन करते हैं उसमें उस विषय की उत्कृष्टता होनी चाहिए, कंटेंट्स की उत्कृष्टता होनी चाहिए। किसी भी किस्म की किताब को हम स्वीकार नहीं करते। दूसरा, हमारी जो किताब हो उसकी छपाई, उसका प्रकाशन, उसकी गुणवत्ता कायम होनी चाहिए। महेंद्र भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे प्रकाशक हैं और हमारे मुद्रक हैं। तो उन्होंने जिस मेहनत से और जिस अपनी मेधा से इन किताबों को जो एक स्वरूप दिया है, कुणाल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। तो वो उनके कारण ही ये इस तरह की किताबें सामने आती हैं। और तीसरा हम लोगों का ये है कि हमारी मार्केटिंग की अधिक से अधिक व्यापकता हो। इन 3 प्रतिज्ञाओं के चलते हुए हमने बहुत सारी किताबों को वापस भी लौटाया है, क्योंकि वो हमारी कसौटियों में खरी नहीं बैठती। हमारा काम धंधा करना नहीं है, ये बहुत साफ बात है। हम एक मिशन के तौर पे करते हैं, एक विजन के तौर पे करते हैं और विश्व रंग में हमने जो प्रतिबद्धताएं की थी उसके अंतर्गत करते हैं। आज मुझे बहुत खुशी अनुभव हो रही है कि ये जो 3 किताबें हैं इन कसौटियों में बहुत खरी उतरती हैं। हमने अपनी परंपरा को कायम रखा है और इन किताबों की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है उससे हम प्रोत्साहित हैं कि हम आगे भी ऐसी ही किताबों को आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक इन किताबों के बारे में कहना है तो ये किताबें अलग अलग विषय पर ली गई हैं और हमारे प्रकाशन का ये भी उद्देश्य है कि केवल हमें साहित्य साधना नहीं करना है, कवियों की किताबें ही हमें नहीं छापना है। हमें कवियों के अलावा अन्य विषयों पर भी, जो कि शिक्षा है, विज्ञान है और दर्शन है, इन सब की किताबों पर हमें, कवि तो वैसे भी बहुत हम लोगों पर भारी हैं और उनके आतंक में हम लोग रहते हैं, लेकिन इससे भी थोड़ा बचते बचाते हम लोगों को ये भी करना है। इसलिए हम लोग अन्य विषयों पर ज्यादा जोर देते हैं। और जैसे कि यही किताब है क्षमा गौतम की डेजी की डायरी, ये एक बिल्कुल अनोखा अछूता उस तरह का विषय है जिसमें एक लड़की के कार्यकलाप, उसके सुख, उसके सपने, उन तमाम बातों को उसी की दृष्टि से इस तरह से सामने रखा गया है कि ये जो एक वयस्क वर्ग है, जो हम लोग माता पिता श्रेणी में हम लोग जो आते हैं, वो समझ सकें कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं और उनको आगे बढ़ाने में हम आखिर किस तरह का योगदान दे सकते हैं। दूसरी किताब योग है, योगा नहीं। मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगी, मैं राघव जी से थोड़ा असहमति व्यक्त करते हुए, उसका मुझे शीर्षक ही ज्यादा अच्छा लगा। ये संसार जो है, ये जो समय है, इसमें तो आपको पहली ही नजर में आदमी को पकड़ना चाहिए।
जब ये किताब किसी बुक स्टॉल के शेल्फ पे रहेगी तो लोग इसलिए आकर्षित होंगे क्योंकि इसका नाम ही है कि योग है, योगा नहीं। तो उनको एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर ये मामला क्या है। वो तो योगा योगा ही करते रहे हैं, तो ये आखिर है क्या। तो उस तरह की उनकी मन के भीतर की बात है, उसको हमको थोड़ा कैची पॉइंट से देखना पड़ता है, इसलिए मार्केटिंग के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये किताब बहुत बहुत ही अच्छी किताब है और चतुर्वेदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। योग का विद्यार्थी मैं भी रहा हूँ, लेकिन उस तरह का विद्यार्थी मैं नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस तरह की जो बातें जो बहुत कुछ अछूती थी, समझ में भी नहीं आती थी, वो आपने इसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाई। इसका मुझे व्यक्तिगत तौर पे आपका आभारी होना चाहिए, तो आभार व्यक्त करता हूँ। एक बात मैं थोड़ा ये कहूँ कि ये जो कहा गया कि पहले इस तरह की प्रयोगशालाएं नहीं थी और जो योग के या इस तरह के प्रयोग ऋषि मुनि अपने शरीर पर ही करते थे, ऐसा मुझे नहीं लगता है और ऐतिहासिक प्रमाण भी इस तरह के नहीं हैं। हमारे जो आश्रम थे, हमारे आश्रम क्या थे? आश्रम के नाम पर आजकल को जिस तरह के भ्रम है कि नशेड़ियों का, गंजेड़ियों का एक तो वो एक बापू के आश्रम बना हुआ है, ऐसा नहीं होता। आश्रम हमारे शिक्षा केंद्र थे, हमारे विद्यालय थे, हमारे महाविद्यालय थे, विश्वविद्यालय थे। यहाँ पर बहुत सारी चीजों पर, ज्ञान विज्ञान पर, दर्शन पर, कविता पर, साहित्य पर, राजनीति पर शोध होता था, अनुसंधान होता था। और बकायदा आप अगर नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय की याद करें, उनके बारे में अगर आप जानकारी एकत्र करें तो पाएंगे कि ये बहुत बड़े केंद्र थे, शोध के केंद्र थे और वहां पर ही हुआ। ये हिमालय की तलहटी में किसी साधु ने जाकर के योग नहीं बनाया, ये बरसों का अभ्यास रहा। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को अपना ज्ञान देते 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 एक परिष्कृत रूप में हमारे सामने आया, जो 1000 साल का हमारा जो इतिहास है उसमें जो रुक गया था। और इस 1000 साल के इतिहास के बाद जो योग फिर से प्रकाश में आया है, उसके लिए आप जैसे महापुरुष बहुत सराहनीय हैं कि जिन्होंने योग को फिर से उस तरह से सामने लाया। हम ही लोग नहीं, पूरा इस देश की जनता, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको प्रणाम करती हैं। आपने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। तीसरा थोड़े मेरे रुचि का विषय हो सकता है, ये अलौकिक कहानियों के बारे में आप अगर मुझे बोलने की अनुमति दें तो ये अलौकिक कहानियां मुझे बहुत पसंद आई। जिस तरह से जिस शैली में ये लिखी गई हैं वो शैली बहुत अच्छी है। थोड़ा मुझे इसमें ये लगा कि कुछ जासूसी और कुछ सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर इनको पेश करने की कोशिश की गई है। शायद इसलिए क्योंकि जैसे उन्होंने कहा भी था प्रज्ञा जी ने कि उसमें सरसता होनी चाहिए और पाठक को बांधने की भी उसमें शक्ति होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उस तरह की शैली अपनाई है। तो बहरहाल फिर भी बहुत अच्छी कहानियां इसमें दी हुई है और बहुत अच्छे मौके के इसमें विषय भी दिए गए हैं। इसकी एक कहानी का मैं जिक्र करना चाहूँगा जिससे कहानी से मैं दहशत में आ गया था। वो कहानी है दाग। दाग कहानी मैंने रात को 1 बजे पढ़ी। अब देखिए घर में पूरा सन्नाटा था, अंधेरा, वैसे ही कभी साहित्यकार वैसे डरता रहता है, उस पर एक साहित्य की वो भी विज्ञान कथा मिल गई। मोहन सगोरिया का बड़ा जोर था कि पढ़ा जाए उसको, तो उनके दबाव में मैंने पढ़ा भी उसको। और पढ़ते पढ़ते जब मैं दाग कहानी पर आया तो मैं भय से सिहर गया, क्योंकि इसमें जिक्र है कि हथेली के पीछे एक दाग था और उससे से पूरी झंझट कहानी की शुरू होती है। मैंने अपनी हथेली देखी, उसके पीछे भी एक दाग। मैं बहुत घबराया, मैंने कहा कि अब मैं 1:30 बजे रात को किससे बोलूंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मेरी व्यथा कौन समझेगा। पत्नी तो समझने से रही। तो मैं दुखी, लेकिन जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, आश्वस्ति है इसमें। और फिर मैंने अपने डॉक्टर को भी दिखाया तो उसने कहा कि
उसने तो ये कहा जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए, उसने कहा फालतू की किताबें मत पढ़ा करो, आप लोगों का दिमाग किसी में खराब होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये किताब पढ़िए आप भी, आपका जो दिमाग कुछ टेढ़ा टाढ़ा सा चल रहा है वो सीधा हो जाएगा। और अगर मुझे एक किताब और एक एक्स्ट्रा दे देंगे तो मैं अपने डॉक्टर साहब को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने उनको अभी पूरी फीस नहीं दी है। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से कंपनसेट भी उनको हो जाएगा। बहरहाल मैं प्रज्ञा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वो अपनी भाषा में जो थोड़ा जासूसी कहानी की तरफ जो उनका झुकाव है उसको थोड़ा रोकें, लेकिन जो उनकी शैली में जो रम्यता है और जो भाषा है, जिस तरह से वो चीज, जिस तरह से मोहन भाई ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने तो 2-3 उदाहरण और दिए थे जो कि उन्होंने यहाँ नहीं बोली, लेकिन फिर भी तो जो बहुत सुंदर बातें हैं। तो मुझे लगा कि एक बड़ा वैज्ञानिक लेखक हमारे समय में पैदा हो रहा है, बन रहा है, विकसित हो रहा है। हमें उसके लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए और उम्मीद करना चाहिए कि ऐसी बहुत अच्छी किताबें वो हमको देंगी। इसके साथ से मैं महीप जी से, कुणाल जी से और अपने टीम सबसे निवेदन करूंगा कि यही आप अपनी परंपरा बनाए रखें, यही मर्यादा आप कायम रखें। और हमारा फिर भी उद्देश्य धनोपार्जन करना नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो भी हमारा लिखित का संसार है, लिखित पढ़ित का जो भी हमारा संसार है, उसमें बेहतर सामग्री का इजाफा हो। आप लोगों सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि फिर ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आप मुझे बुलाएं और मैं फिर कुछ बोलूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। मोहन सगोरिया जी ने मुझे भी फोन किया था, मैंने हालांकि उठाया नहीं, इतनी रात गए। एक बात जो सर ने कहा उसे मैं अंडरलाइन करते हुए कहूंगा कि वाकई आईसेक पब्लिकेशन की स्थापना किताबों का कारोबार करने के लिए नहीं, बल्कि ऐसी किताबों को सस्ते और उचित मूल्य पर पाठकों के लिए उपलब्ध कराना हमारा पहला उद्देश्य है। कवि और कविता आईसेक पब्लिकेशन पर भारी है, हमारा मुद्रक भी कवि है और इस कार्यक्रम की सदारत करने वाले हमारे बीच उपस्थित श्री बलराम गुमास्ता भी प्रसिद्ध कवि हैं। अभिनव शब्द शिल्पी अलंकरण से हाल ही में इन्हें नवाजा गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। विज्ञान पेशेवर वैज्ञानिक हैं और शौकिया कवि हैं, यानी इनके व्यक्तित्व में विज्ञान और साहित्य दोनों का समुचित समावेश है। मैं आग्रह करूंगा कि न सिर्फ अलौकिक पर, चूंकि इनकी रुचि का विषय है, बल्कि तीनों ही किताबों पर अपनी बातें रखें, विस्तार से रखें। धन्यवाद कुणाल जी। और ये बड़ा सुखद अवसर है कि यहाँ अचानक मेरे को आके आपके इस किताबों के लोकार्पण कार्यक्रम में यहाँ शामिल होना पड़ा। यहाँ चौबे जी को होना था और मेरा ख्याल है ऑनलाइन वो हमारे साथ होंगे जी, वो आवश्यक कार्य से उन्हें जाना पड़ा। तो उनका संदेश भी इन तीनों लेखकों के लिए शुभकामनाओं का संदेश लेके मैं यहाँ उनकी अनुपस्थिति में यहाँ हूँ। और बहुत सुंदर चर्चा आज, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा सम्मानीय मंच जिसमें तमाम वरिष्ठ लोग हैं जिनने अपनी बातों को यहाँ रखा। आज का दिन खुशी का दिन है उन लेखकों के लिए जिनने इतनी सुंदर रचनाएं लिखी हैं। प्रज्ञा गौतम जी की अभी कहानी पे हम बात सुन रहे थे। डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी का एक बहुत ऐसा योगदान योग का, जिसको सारी दुनिया में आज भारतीय पहचान जिससे मिल रही है। और एक सुंदर बच्चों के लिए किताब क्षमा गौतम जी की। इन तीनों लेखकों के लिए हार्दिक बधाई। और जैसा कि कहा गया कि जब विश्व रंग की संकल्पना की गई, उसके उद्देश्यों की बात की गई, तो उसमें भाषा को लेके श्री संतोष चौबे जी का बिल्कुल स्पष्ट सूचना था। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अगर है विश्व रंग का, तो ये भी है कि जिस तरह हम अपने आर्ट कला कल्चर को, अपनी संस्कृति को भाषा के माध्यम से उस पर मॉड्यूलेट करते हुए, भाषा हिंदी भाषा, उसमें हम अपने तमाम चीज़ों को, अपने सारे सौंदर्य को, अपने देश की संस्कृति को बाहर दुनिया तक ले जाएंगे। और ये सुखद था कि इस बार
16 और देशों ने विश्व रंग में मैं ज्वाइन किया, और ये संदेश अब जा रहा है। और उसके साथ जो आईसेक्ट प्रकाशन है और ये जो आपका रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और उसके अनुषंगी जितने विभाग हैं, जिसमें विश्व कला केंद्र भी है, जिसमें मानविकी संकाय भी है, और ये आईसेक्ट पब्लिकेशन जिसकी लगातार सुंदर किताबें आपके सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका प्रोडक्शन है, इसकी छपाई है, इसका फॉन्ट साइज है, इन सारी चीज़ों को। और फिर आता है इसका कंटेंट जो कि मुख्य होता है, और इसमें बहुत विस्तार से इसलिए बात नहीं होगी क्योंकि ये किताबें आपको पढ़नी है, ये आप तक जानी है। और सबसे सुखद बात यह है कि वनमाली सृजन पीठ, जिसके कि निदेशक श्री मुकेश वर्मा हैं, इसके करीब 125 केंद्र देश में अभी काम कर रहे हैं जो इन किताबों को, मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरी भी एक पहला कविता संग्रह आईसेक्ट ने छापा और पब्लिकेशन में, और उसको केंद्रों में भेजा गया चर्चा के लिए। तो वो सौभाग्यशाली हैं वो सारे लोग, लेखक, जो ये आपके प्रकाशन से यहाँ उन्हें प्रकाशित होने का अवसर मिला। योग है योगा नहीं, डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी, बड़ी सुंदर किताब योग को लेके है। और योग का मैं थोड़ी सी बात इस किताब से इतर भी, कि कहाँ से इसकी संभावनाएं शुरू होती हैं, कहाँ से ये हमारे जीवन में प्रवेश करता है योग, और किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की गई, किस तरह से हमारे पूरे आचार व्यवहार को बदलता है। आज दुनिया ने इसको समझा है। इसके ओरिजिन को कहते हैं कि वो भगवान जो शिव हैं वहां से ये शुरू होता है। जो आसन की बात है, जो विभिन्न आसनों में, इवन उनका जो नृत्य है वो भी योग की विभिन्न आसनों का प्रतीक है। और अगर और विस्तार से आप देखें तो पूरे यूनिवर्स में आपको हमारी पृथ्वी है, जैसा कि कई बार मोहन जी से भी बातचीत होती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने से क्या होता है, ये सूरज के चक्कर लगाती है तो इसमें जो ग्रेडियंट बनते हैं, जिससे हवाएं बहती हैं, जिससे मानसून चलता है, उससे पूरा जीवन धरती पर आता है। तो जो एंट्रोपी है, जो इसकी पूरी ऊर्जा है इस यूनिवर्स की, वो सब उससे उसके जो डिस्टरबेंस को आंकती है, उसके जो कहना चाहिए कि डिसऑर्डर को। और ये डिसऑर्डर जीवन है। और ये डिसऑर्डर कैसे पैदा हुआ? उस योग की मुद्रा से पैदा हुआ। अगर धरती को आप सीधा कर दें, 23.5 डिग्री ना करें, तो जीवन नहीं होगा धरती पे, क्योंकि उस पर किसी किस्म के कोई ग्रेडियंट नहीं होंगे, ना तो हवा बहेगी, ना पानी होगा, ना बादल चलेंगे। तो ये जो एक मुद्रा का एक पूरे विश्व ब्रह्मांड के तौर पे देखें तो पृथ्वी अपनी योग मुद्रा में है। अगर आप 24 डिग्री कर देंगे तो जल जाएगा सब, तब भी जीवन नहीं होगा। अगर आप 25-26 डिग्री कर देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से योगा की जो मुद्राएं हैं, खासतौर से पतंजलि का जो अष्टांग वाला जो है, उसमें पूरी शुद्धि आत्मा, मतलब पूरे आचार व्यवहार को लेके है। एक्चुअली योगा में क्या कटशाट मार देते हैं कि आपने आसन को तो ले लिया, बीच में प्राणायाम को थोड़ा सा जोड़ा और सीधे मोक्ष को पहुंच गए। ये शॉर्टकट यात्रा नहीं है। इसमें पूरे आत्मशुद्धि से आपको चलना, पूरे अष्टांग जो है उसके, पतंजलि ने जिनको काफी विस्तार से जिस पर काम किया है, और कायदे से तो महावीर से शुरू होता है। महावीर की सारे जीवन की उपलब्धियां योगा की हैं, फिर आगे बुद्ध उसको करते हैं। करीब ईसा पूर्व 3000 साल पहले से इसके प्रमाण मिलते हैं। और बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे बहुत से प्रतीक मिलते हैं जो योगासन और इस तरह के चित्र जो बताते हैं कि ये प्रैक्टिस में वहां से था। उपनिषदों में है, मुंडको उपनिषद में भी इसका जिक्र मिलता है। तो ये लगातार इस पे शोध और वो सब होते रहे। और ये कहना कि इस पे शोध नहीं हुआ, आज ठीक है, हम जो जिसमें फिजिकल पैरामीटर नापने वाला जो विज्ञान है, तथाकथित हमारा आधुनिक विज्ञान, वो चाहता है प्रमाण, तो उसके भी प्रमाण मिल रहे हैं। भाई ऑक्सीडेंट्स वगैरह जिस तरह से हार्मफुल जो बॉडी में पैदा हो रहे हैं, या तनाव से जिस तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं जो आप में ब्लड प्रेशर करते हैं, तमाम आपकी चिंताएं बढ़ा देते हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ा देते हैं। तो अगर आप चिंता मुक्त होते हैं, आपके तनाव जो तमाम सिक्रीशंस, जो हार्मोनल सिक्रीशंस है, उनको आप कंट्रोल कर रहे हैं। ऑक्सीडेंट्स को आप देखें तो वो जो हमारा जैविक अगर कोई एटम है उसमें ट्रांसफर, उसके वो इलेक्ट्रॉन को लेता जाता है। तो अगर ऑक्सीडेंट्स को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो पता चला कि आपका पूरा जीवन, पूरा शरीर, प्रक्रिया जीवन की विधिवत चलती है, क्योंकि मामला पूरा एनर्जी का है। स्थूल योगा क्या करता है, स्थूल और एनर्जी के बीच में एक सामंजस्य, एक ऐसा संयोग खड़ा करता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हुई और कहाँ एनर्जी में कन्वर्ट हुई। सूरज से आने वाली किरण जो है
वो पार्टिकल है, एक पदार्थ है, लेकिन उसके साथ आने वाले फोटॉन्स जो हैं वो एनर्जी है। तो आप देखें तो उस तरह के एक किस्म का संयोजन हमारा शरीर पूरा ब्रह्मांड है। जो मैंने आपको पृथ्वी का उदाहरण दिया, ये लगभग कृष्ण के एक जिक्र मिलता है कि वो मुंह खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखता है। तो पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, जिस तरह की उथल पुथल है, जिस तरह की बेचैनी और विचलन है, उसके लिए सीधा उस तरह से ऊर्जा जिम्मेदार नहीं है, लेकिन उसका एक संयोजन है, एक संतुलन है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड काम करता है। हमारा शरीर भी लगभग इस तरह से काम करता है। डॉक्टर साहब को बहुत बधाई। डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी का तो खैर इस पर अध्ययन है, मैं तो इस विषय का आदमी नहीं हूँ, पर मेरा जो एक सामान्य ज्ञान कहता है चीजों को देख के, उस तरह से मैंने इन चीजों को समझने की कोशिश की है। उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे ये निवेदन है, देश विदेश जहाँ भी आप बैठे हैं, इस किताब को आप प्राप्त करने का प्रयत्न करिए, इसको पढ़िए और अपना जीवन सुखी बनाइए। निरोगी काया, इसके पहले कि आप इलाज कराएं, डॉक्टर के यहाँ जाएं, अगर आप स्वस्थ रहते हैं, योग को अपने अभ्यास और जीवन में लाते हैं, तो जो शुचिता और पवित्रता है, जो जीवन की, जो सारे संसार को संचालित करती है, ये आपको आपके लालच से भी मुक्त करता है। क्योंकि अष्टांग में ये भी है कि आपको चीजों को छोड़ना है, आपको शोषण नहीं करना प्रकृति का। तो जो बात मैं करता हूँ कि ये पहला शोषण, फिर हिंसा, इस तरह की तमाम प्रक्रिया है जो पूरी मानव जाति का संकट है। योगा वो उपाय है जो आपको जीवन की सहजता में लौटाएगा, एक सुंदर सहज जीवन, स्वस्थ जीवन आपको जीने के लिए प्रेरित करेगा। तो बहुत बहुत बधाई मुकुल चतुर्वेदी जी को। बहुत सुंदर किताबें सर आई हैं, आपको भी धन्यवाद सर, आपके निर्देशन में चल रहा है। 2 किताबें और हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी, एक तो बच्चों के लिए लिखना बड़ा कठिन काम है, बच्चों की फिर अलग अलग एज ग्रुप है। अगर आप देखें तो उसमें ऐसा नहीं कि एक साथ सीधा डम डिगा डिगा कर दिया आपने। तो ये बहुत जरूरी है कि किन कैरियर्स पे आप मॉड्यूलेट करें और अपनी बात को बच्चों तक पहुंचाएं। और ये आप एक जो हमारी समझ बनी हुई है, जैसा कि मैं कहता हूँ लर्निंग काइट में हमारी एक रिजिडिटी, एक किस्म का अनुभव जो बन जाता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को हम ये सिखाना है। एक बैंकिंग प्रक्रिया है, जैसे बच्चे का दिमाग खाली खोखा है और आप उसमें जाके, या बैंक में आपका अकाउंट है जिसमें पैसे जमा कर रहे हैं, दिस इज नॉट द प्रोसेस। जब आप बच्चों पे लिख रहे हैं तो आप उसको खाली मान के मत चलिए, बच्चे की अपनी लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग काइट में देखें तो 25% अपने जीवन की लर्निंग वो गर्म को छू के अनुभव करता है, चीजों को देख के करता है, उसको अपने सपने आते, दिन भर की जो घटनाएं हैं उसको रात को वो रिक्वायर करते हैं, उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्सेस में वहां बनता है और अपनी एक समझ विकसित करता है। तो किस उम्र के बच्चे के लिए क्या लिखा जाना है, किस तरह के आप कैरियर्स का सहारा लेंगे, किस तरह से चित्रों का, बहुत सुंदर ढंग से आपने छापा है, इसको चित्र भी है। और जीवन में हमारे आसपास होने वाली सारी घटनाओं को, छोटी छोटी बातों को लेकर इसमें कहानियां, त्योहारों को लेके हैं, उत्सव को लेके हैं, लेकिन उस तरह से नहीं है कि लिया और आपने निबंध लिख दिया कि दिवाली में पटाखे जलाते और ये करते। मतलब लेखक ने पूरी समझ के साथ, क्षमा गौतम जी को इसलिए बधाई है कि एक बड़ा कठिन काम उनने हाथ में लिया है और बच्चों के लिए लिखा जाना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ इसकी बहुत कमी है। हमारे यहाँ 2 चीजों की बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक तो बच्चों के ऊपर लिखा जाना, ढंग का लिखा जाना। लिख तो बहुत लोग रहे, कई तो बच्चों को पागल समझ के लिखते हैं। अगर आप उनकी कविताएं वगैरह देखें तो डम डम बब्बा, ऐसा कुछ तो आवाज, ऐसे बच्चे पागल नहीं है। आपको समझना है उनके मनोविज्ञान को, और इस बात के लिए आपने कहा भी, क्षमा गौतम ने, कि उसके मनोविज्ञान को समझते हो, शायद वो मनोविज्ञान की वो भी हैं शिक्षक, उन्होंने पढ़ा है इसको। तो मेरा ख्याल एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जिसको किया गया है, बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। इसको भी बच्चे पढ़ें। आइसैक प्रकाशन को एक बार फिर, महीप जी बैठे हैं वहाँ, आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर काम आप लोग कर रहे हैं और विश्व रंग का बैनर है इसके साथ, तो बहुत बड़ी बात है। बनवाली सृजन पीठ के केंद्र हैं जिन तक ये चीजें जाएंगी, तो आपको एक बार फिर बधाई। हाँ, कहानियों को लेके जरूर मेरे को थोड़ा सा, हालांकि बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ विज्ञान कथाओं का चलन ही नहीं रहा उस तरह से। तो अब मेरा ख्याल है चंद्रकांता और क्या है वो, उसमें हाँ उस तरह का एक किस्म की इमेजरी, एक किस्म की परिकल्पनाएं। दरअसल क्या है, जहाँ पे हमारा लौकिक संसार खत्म होता है, उसके आगे का मामला हम लोग धर्म को सौंप देते हैं। हमारी विडंबना ये है
यहाँ यही है, भारत की सबसे बड़ी दिक्कत ये रही, और यहाँ के रचनाकारों की, यहाँ के सोचने की, यहाँ की सामाजिक समझ जो बनी, कि जहाँ विज्ञान की समझ खत्म होती है, क्योंकि वो अंत नहीं है, वो तो एक लगातार प्रक्रिया है विज्ञान को समझने, भौतिक पदार्थ के गुण दोष को समझने की लगातार प्रक्रिया है, उसको हम विज्ञान कह रहे हैं। वो चीजें उसमें होती हैं, वो गुण दोष वस्तु में, पदार्थ में होते हैं। जैसा कि मेरे कविता में लिखा है कि भाई उनने एक ऐसा तारा खोज लिया है, जबकि वो पहले से वहां उपस्थित था, है ना, खोज लिया है एक और तारा पहले से जो वहां पर उपस्थित पहले से। तो इस तरह की तो खोज है हमारी, एक तारा वहां पहले से है और हम कह रहे हैं हमने उसको खोज लिया है, जैसे कि हमने बना लिया है उसको। तो चीजें ऑलरेडी हैं, जीवन में हैं, हमारे देखने की दृष्टि है, हम उसके कार्य कारणों को देखते हैं और उसको विज्ञान कहते हैं। ये जो परालौकिक है, लौकिक के बाहर जाने का मामला, जब वहां विज्ञान जो हमारी समझ सीमित फिजिकल जो हमारी समझ है भौतिक, उसकी जब खत्म होती है, एक हाथ पहले तो ये 5 हमारे तत्व मान लिए जाते थे, क्षिति जल पावक गगन समीरा, इसके बाद फिर परा हमारा शुरू होता था। तो फिर उसमें कल्पनाएं थी, फिर भूत थे, फिर प्रेत थे, फिर वरम थे, और गाँव में भी तमाम किस्म की, लेकिन उतना नहीं है वो जिस तरह की, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बना, और हमने या तो उसको झाड़ फूंक में सौंप दिया या धर्म के हवाले कर दिया, तो मामला वहां चला गया, वो कोई हमारी वैज्ञानिक समझ नहीं थी। सवाल ये है कि हम वैज्ञानिक परालौकिक वो कथाएं होंगी जो विज्ञान के विस्तार को देखेंगी, कि अगर फिजिकल कोई चीज है विस्तारित अगर होती है तो उसके क्या कार्य कारण बनेंगे और उसका स्वभाव कैसे बदलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे कि आजकल नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो नैनो पार्टिकल अगर आप लीजिए, मान लीजिए सिरेमिक का ले लीजिए, सिरेमिक तो ब्रिटिल है, आप पटक देंगे टूट जाएगा, लेकिन उसका नैनो पार्टिकल डक्टाइल है, उसका आप चद्दर बना सकते हैं। तो उसके तमाम स्वरूप बदलते हैं, मतलब अगर आप जाए तो एक अनंत संभावना है। तो आपकी विज्ञान कथा क्या विचार कर पाती है, एक किस्म के टाइम कैप्सूल में जाने जैसा है। आपकी कथाएं जो साहित्य की होती हैं उसमें पीछे चला जाता है आदमी, देश काल को, वो भी समय को कांस्टेंट लेके वो भी जाता, मतलब एक किस्म का 4th डायमेंशन जोड़ता है उसमें। बहुत बड़ा काम है जो हमारे स्पेस साइंटिस्ट क्या करते हैं, 4th डायमेंशन को लेके चलते हैं, समय को। कथाकार, लेखक और इस तरह का परालोक, ये आपका जो है अलौकिक या पारलौकिक लेखन अगर आपको करना है तो आपको 4th डायमेंशन कंसीडर करना पड़ेगा, होने वाली संभावनाओं को विजुलाइज करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर कोई अगर वैज्ञानिक तथ्य है तो इसका स्वरूप क्या होगा भविष्य का, उससे क्या क्या हो सकता है, वो आपके विज्ञान को मदद करेगा। और आपको वो जो धर्मांधता है और वहां जो एक विडंबना खड़ी हुई है धर्म को लेके, उससे बचाएगा। तो ये बहुत, जैसा कि मोहन भाई ने भी कहा, बहुत जिम्मेदारी का लेखन है ये, पर शुरुआत अच्छी है। अगर ये हमारी प्रज्ञा गौतम जी इसमें कोशिश करते हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि हमारे पास इसका लेखन बहुत कमजोर है हमारे यहाँ से। एक तो विज्ञान के ही मामला हम पीछे छूट गए बहुत सारा, दूसरा पारलौकिक की बात तो बहुत आगे की है, जैसा कि चौबे जी ने इसमें कहा कि कायदे से भविष्य की कथाएं हैं, तो भविष्य की कथा क्या, मतलब विज्ञान वहां तक जब देख पाएगा तब की कथा है। तो सारी चीजें बदली हैं, इवन जो ग्रेविटी का नियम और सिद्धांत जो यहाँ देखते हैं वो स्पेस में नहीं है, बदल जाता है। तो आप उसको जड़ की तरह नहीं ले सकते। विज्ञान की जब कथा लिखनी है और पारलौकिक जाना है तो फिर उस तरह का विज्ञान आपको उस टाइम कैप्सूल में जाना पड़ेगा। मुकेश वर्मा पीछे टाइम कैप्सूल में चले जाते हैं जो हमारी साहित्यिक कथा है, लेकिन इसको थोड़े आगे वाले टाइम कैप्सूल में जाना है, समय को कांस्टेंट लेके चलना है। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं लेखक होने की। मेरे को लगता है कि हमारे ये लेखक आज जिनकी किताबों का हमने लोकार्पण किया यहाँ और आप सब उसमें शामिल हुए, आप सबके प्रति आभार। मानविकी विभाग से यहाँ थे उपाध्याय जी हमारे साथ, जो कला संकाय के डीन हैं, और हमारी जो प्रबुद्ध लोगों की पैनल, संजय भाई, राघव जी, मोहन भाई, भाई साहब का आशीर्वाद कि मेरे को जिम्मेदारी दिलाई, और कुणाल जी कुछ बोलने का छोड़ते ही नहीं, इतना बढ़िया संचालन करते हैं, तो बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं कई बार अध्यक्ष को। तो धन्यवाद आपका। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको ढेर सारी बहुत बहुत धन्यवाद गुमास्ता जी। पुस्तकें अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। अमेजन पर आइसेक पब्लिकेशन की समस्त पुस्तकें उपलब्ध हैं
आप अमेजन पर जाके इनका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें खरीद कर लिंक में दे। वसुतः गुमास्ता जी ने इतनी सारगर्भित बातें की हैं कि अब बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सो मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजय सिंह राठौर जी को आभार प्रकट करें और इस कार्यक्रम का औपचारिक समाप्ति की घोषणा करें। धन्यवाद कुणाल जी। सबसे पहले तो मैं परम आदरणीय संतोष चौबे जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने विश्वरंग के माध्यम से हमें एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर छोटे छोटे कस्बों से लेकर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी बात रख पा रहे हैं। और अभी जो विश्वरंग हमारा हुआ है उसमें 16 से अधिक देशों ने भागीदारी की है और करोड़ों लोग इससे जुड़े हैं। और आज भी जो ये पुस्तक लोकार्पण का जो कार्यक्रम हुआ है इसमें भी तमाम जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सबका भी हार्दिक आभार। आदरणीय मुकेश वर्मा जी जो कि बड़े कथाकार हैं, वरिष्ठ कथाकार हैं और हमारे वनमाली सृजन पीठ के अध्यक्ष हैं, और उनके मार्गदर्शन में ये प्रकाशन का काम भी हम लोग कर पा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय बलराम गुमास्ता जी जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वरिष्ठ कवि हैं और विश्वरंग आयोजन समिति है उसके हमारे सम्मानित सदस्य भी हैं, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। डॉक्टर DS राघव जी जिन्होंने योग की किताब पे अपनी बहुत ही सारगर्भित टिप्पणी रखी, आपका हार्दिक आभार। आदरणीय मोहन सगोरिया जी जो कि चर्चित कवि है और विज्ञान लेखक है, इलेक्ट्रॉनिक की आपके लिए के संपादक हैं और हमारे सामने वे बहुत ही नई कविताएं बहुत अच्छे रूप में लगातार ला रहे हैं और हम लोगों को उनसे प्रेरणा भी मिलती है, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। कुणाल सिंह जी बहुत अच्छा संचालन करते हैं, सभी जानते हैं, और आदरणीय चौबे जी तो कहते हैं कि वे संचालन करते रहे और उन्हें सुनते रहे, तो कुणाल सिंह जी का बहुत हार्दिक आभार, क्योंकि इन किताबों के संपादन में जब से वे आईसेक पब्लिकेशन से जुड़े हैं तो बहुत बेहतरी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण कथाकार हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण कथाकार तो है ही, और उनकी कहानियां भी मुझे सौभाग्य मिला है पढ़ने को। महित निगम जी जो कि हमारे आईसेक पब्लिकेशन के प्रबंधक है, और आपने जब से आईसेक पब्लिकेशन को ज्वाइन किया है तब से आईसेक पब्लिकेशन में आमूलचूल परिवर्तन आया है और बहुत ही उम्दा किताबों का वहां से प्रकाशन हो रहा है, तो आपका भी बहुत हार्दिक आभार। आज हमारे साथ में महेंद्र गगन जी भी उपस्थित है जो पहले पल के संपादक है, वरिष्ठ कवि है और साथ में विश्वरंग परिवार के ही हमारे सम्मानित सदस्य आयोजन समिति के सदस्य हैं, आपका हार्दिक आभार। तिवारी जी अशोक तिवारी जी है, उनका हार्दिक आभार। अरुणेश शुक्ल जी है जो आलोचक हैं, वे भी हमारे साथ में है। डॉक्टर संगीता जौहरी जी जिनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी भाषा और मानविकी विभाग की जो टीम है वे लगातार रचनात्मक कार्य भी कर रही है, मतलब अपना जो फैकल्टी का काम होता है वो तो वो दिन रात करते ही है, उसके साथ में। और ये सबसे बड़ी बात है कि अभी हाल ही में हमने रामाकक्षक जी जब नीदरलैंड से बना रहे थे तो उनका एक भव्य आयोजन यहाँ पे किया था, उनकी किताब का विमोचन भी हुआ जिसको कि आईसेक पब्लिकेशन ने ही प्रकाशित किया, और इस 10 दिन के दरमियान में ये दूसरा बड़ा आयोजन है। तो ये संगीता जौहरी जी के नेतृत्व में ही हमारी पूरी टीम हम लोग काम कर रहे हैं, तो आपका हार्दिक आभार। आईसेक प्रकाशन की आईसेक पब्लिकेशन की टीम है पूरी सर, विशाखा भी हमारे साथ में यहाँ पे, ज्योति जी है, देवनानी जी का अगर मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये जो किताबें जितनी आ रही है उनके लेआउट डिजाइन का काम पूरा देवनानी जी करते हैं, नेपथ्य में हमारी पूरी टीम है, रोहित जी है, डॉक्टर रमेश विश्वकर्मा जी है, संजू भैया है, सिरिल जी है, अशोक भाई भी यही हैं, तो सबका हार्दिक आभार। वेंकट रमन अय्यर जी का विशेष आभार, क्योंकि जितने जूम पे हमारे लोग जुड़े हैं तकनीकी रूप से ये उन्हीं के माध्यम से हो पाता है, तो उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हम इस तरह के आयोजन लगातार करते रहेंगे विश्वरंग बैनर की तहत। और मैं पुनः
रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भाषा एवं मानविकी विभाग की ओर से और टैगोर विश्व कला एवं संस्कृति केंद्र की ओर से, वनमाली सृजन पीठ के ओर से, और वनमाली सृजन पीठ के भी हमारे केंद्रों के काफी लोग आज कार्यक्रम में उपस्थित है। आप सबका भी बहुत हार्दिक आभार। कई लोगों ने टिप्पणियां भी की है यहाँ पे, तो अगर कुणाल जी करीब है वहाँ पे, तो सबका हार्दिक आभार। कई लोगों ने यहाँ पे सार्वजनिक टिप्पणियां की है। हाँ, कई लोग हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शार्दुला नागोजा जी हैं, ये सिंगापुर से होने का ये सिंगापुर से है। शार्दुला नागोजा जी, स्नेहा देव जी, मेरी दूर दृष्टि कमजोर है। तो काफी मतलब ये है कि हमारे भारत के साथ साथ हाँ वैश्विक स्तर पे लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो सबका हार्दिक आभार। शार्दुला जी का विशेष आभार कि वे सिंगापुर से हमारे कार्यक्रम में ऑनलाइन इसमें जुड़ी हुई है। तो हम इसी के साथ में यहाँ कार्यक्रम को विराम। दुबई से स्नेह देव जी, दुबई से स्नेह देव जी, उनका भी धन्यवाद, उनका भी हार्दिक आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही नई किताबों के साथ फिर उपस्थित होंगे, फिर आपको एक बार कष्ट देंगे।